सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, 4 रोज़ा पाक भारत जंग और 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग बिल आखिर इख्तिताम पज़ीर हुई। ईरान ने जंग जीती, पाकिस्तान ने जंग जीती और वो मिथ ख़त्म करी। अगर मैं इस ख़ित्ते की बात करूँ तो हिंदुस्तान जो है वो इस ख़ित्ते का, इस रीजन का चौधरी बना होता था और शायद ये एक मिथ ही थी कि पाकिस्तान उससे जंग नहीं जीत सकता, लेकिन पाकिस्तान ने ये करके दिखाया। इसी तरह से लाइकवाइज इसराइल के हवाले से भी ये एक मिथ थी कि इसराइल के आगे कोई मुल्क नहीं ठहर सकता, लेकिन ईरान ने ये भी करके दिखाया और इस मिथ को भी गलत साबित किया। ये दोनों जो जीत थी वो शायद दुनिया के लिए सरप्राइज़ थी। इसीलिए ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और इसी तरह जब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान बग़ैर किसी इफ़ एंड बट्स के ईरान के साथ खड़ा हुआ। जब पाकिस्तान की जीत हुई थी, एक मुस्लिम मुल्क की जीत हुई थी, पूरे जो 57 इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर खुशी मनाई गई थी। लाइकवाइज ईरान, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब उन दिनों भी हम ट्रांसमिशंस कर रहे थे, कहा यह जाता है कि जो जंगें हैं वो हथियारों से लड़ी जाती हैं। ये जंगें भारत हो गया या इसराइल हो गया हथियार के साथ लड़ता है, लेकिन हम जो हैं मुसलमान जो हैं वो अपने ईमान के साथ लड़ते हैं। ये फैक्टर कितना इम्पॉर्टेंट था और कितना काम आया। उसके बाद ख़ित्ते में क्या सूरत हाल होगी, पाक ईरान ताल्लुकात, लेकिन कहा यही जाता है कि पुरअमन, मुकम्मल तौर पे अमन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता, गाज़ा में जंग बंदी गाज़ा में नहीं हो सकती। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब चेयरमैन है उम्मत वहदा के फॉर्मर मेंबर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उनको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। और इंतहाई मोहतरम डॉक्टर राग़िब नईमी साहब में से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईमी साहब आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, अगर मैं यहाँ से बात का आगाज़ करूँ, जिसको हमने कहा कि ममालिक जो है वो हथियारों से लड़ते हैं और हम जो है वो जज्बा ईमानी से लड़ते हैं, आपको लगता है कि मुस्लिम ममालिक की जीत और ये मिथ कि भारत चौधरी है या इजराइल सबसे बड़ा है, इसको ईरान ने और जो पाकिस्तान ने इसको गलत साबित किया, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जज्बा ईमानी भी था और फ़लसफ़ा इमाम भी था? जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अहम मौजू है और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कि रीजन के ताकत के एक्सिस के हवाले से है, चाहे वो साउथ एशिया की बात करें, चाहे आप सेंट्रल एशिया की बात करें, बहरहाल मिथ हमें टूटती हुई नज़र आई है और इस मिथ के टूटने के नतीजे में भारत की चौधराहट ख़त्म हुई है और उसी तरफ इसराइल का आयरन डोम और उसका तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम वो कोलैप्स हो गया है और दुनिया को पता लग गया कि ईरान जो कमोबेश 2000 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ से भी अगर कोई चीज़ फायर कर रहा है, कोई अल्फता मिज़ाइल है या बैलिस्टिक मिज़ाइल किसी भी नौइयत का है, वो बहरहाल सारे के सारे ना सही, लेकिन उसमें से कोई 25%, 30% ऐसे हैं जिन्होंने जाके अपने निशानों को हिट किया है और कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसराइल का शहर हिफा, जिसकी बंदरगाह जो हिंदू ग्रुप के साथ मिलके बनाई गई अडवाणी और उसकी अडवाणी का सारा वहाँ पर लगाया गया पैसा और डूब जाता है और दूसरी तरफ वही मंज़र हमें नज़र आ रहा है जो गज़ा के किसी भी इलाके का मंजर आज हमारे सामने मौजूद है, जो विजुअल हमारे साथ और अभी ये विजुअल वो हैं जो कि कंट्रोल विजुअल हैं और जो हकीकी विजुअल हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा तबाही और बर्बादी को अपने अंदर लिए हुए हैं। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ अपनाई वो बड़ी अहम है, जिसके अंदर बहुत कैटेगोरिकली कहा गया कि वक़्त का तयन हम करेंगे, जगह का तयन हम करेंगे और दिन का तयन हम करेंगे। और पाकिस्तानी फ़ौज ने जब
इंडियन आर्मी के हमले का जवाब दिया, तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ की हैं और उसके नतीजे में उन्हें एक मुकम्मल फ़तह हासिल हुई है, जो कि बुनियान मरसूस और मारका हक़ का एक नतीजा हमारे सामने है, जो इस बात को बयान करता है कि अब आइंदा आने वाली जंगें इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगी, उससे भी ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी, और उसके अंदर आपके पास जितने भी अपने रेडार्स हैं उन तमाम को एक लाइन में लाकर अमल करने वाला जो सिस्टम है वो आप नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक आप आगे नहीं चल सकेंगे। इसके मद्दे मुकाबला ईरान में देखिए, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है उसकी हमें कमी नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पर भी एक जज्बा मौजूद था जिस जज्बे ने उन्हें इस बात की हिम्मत दिलाई कि वो मुकाबला कर सकें इसराइल का, अगरचे उनकी टॉप लीडरशिप इस जंग के अंदर पहले दिन ही ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने नज़रिए के साथ मुस्तहकम तरीके से खड़े रहे। ईरान जो है वो इसराइल के आगे इस तरह से खड़ा होगा और इसराइल जो है वो रेत की दीवार साबित हुआ। अल्लामा शहीदी साहब, इसमें कितना अमल दखल है अगर हम बात करें फ़लसफ़े शहादत इमाम हुसैन का आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, अभी आपने जो सवाल किया, सवाल बड़ा अच्छा और अहम है और राग नईमी साहब ने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। देखिए, असल में ये है हक और बातिल का मारिका। एक तरफ अल्लाह की ताकत और अल्लाह को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कुफ्र की ताकत, शिर्क की ताकत, निफाक की ताकत है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में भी यही बुनियादी तरीन अंसर था और ईरान और इसराइल की जंग में भी यही बुनियादी तरीन अंसर था। एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ कुफ्र मुतलक। इस बुनियाद पर ये हमारा ईमान है कि जब मुसलमान अल्लाह पर एतमाद करके अल्लाह की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर काम करता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाता है और उसको फतह कामयाबी से नवाजता है। कुरान करीम ने हमें ये हुक्म दिया है, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह व मिन रिबातिल खैल। यानी सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है बल्कि अपने आप को जंगी सामान से, असलहे से और अपने ज़माने के जो असलहे और जो ताकत के मनाबे हैं उनसे लेस रखो ताकि तुम्हारे दुश्मन तुमसे खौफज़दा रहे। तो ये कैफियत पाकिस्तान की भी थी और ईरान की भी थी। पाकिस्तान के सामने एक हिंदू रियासत है जिसके पीछे एक नजरिया कार फरमा है। ईरान के सामने पूरा मगरिब खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है, ईरान के मुकाबले में अगर इसराइल खड़ा था तो सिर्फ इसराइल एक रियासत के तौर पर खड़ा नहीं था। इसराइल 2 दिन की मार नहीं है। इसराइल के पीछे सारा यूरोप खड़ा था। इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था। इसराइल के पीछे सरमायादाराना निजाम के हिस्से बनने वाले वो तमाम ममालिक खड़े थे, चाहे बोलकर या खामोश, दोनों तरह से वो सारे ममालिक खड़े थे। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान और तेहरान की, इस्लामाबाद और तेहरान की हालत देखें तो हमें पाकिस्तान के अंदर तो इंडिया के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं, जो कभी बलूचिस्तान में, कभी KPK में, कभी बाज़ और जगहों में अपनी रेशा दवानियों के जरिए से हमें मुतासर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरान के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर तो ये जो सरमायादाराना ममालिक के सफारत खाने हैं वो सारे के सारे वहाँ पर जासूसी के अड्डे हैं और उनके जरिए से वो अपना काम करते हैं। आपने ये देखा होगा कि जंग में ये हुआ, बाद में पता चला कि वहाँ पे बेसिस उन्होंने पहले से बनाए हुए थे, जी इंस्टॉल किए तो हुए थे। ये जो अभी हमला हुआ, इस हमले में आप दुनिया की तारीख में, अगर मासिर तारीख में देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आपकी आर्मी और फौज की पहली लेयर सारी की सारी उड़ा दी जाए और उसके बाद अगले सिर्फ 8 घंटों में दोबारा वो फौज खड़ी हो और उसके बाद जब वो जवाब देना शुरू कर दे तो हमला आवर के छक्के छूट जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस दफा तारीख ने ये चीजें साबित की। आपने ये देखा कि अमेरिका सिर्फ इसराइल की हिमायत नहीं कर रहा था बल्कि इसराइल को तमाम जंगी सामान अमेरिका बराह रास्त दे रहा था। बाद में तो उसने हमला भी किया, खुद से भी हमला किया। वो तो बात की बात है ना। जब वो 12 दिन की जंग थी, उस 12 दिन की जंग में अमेरिका बराह रास्त शरीक था लेकिन इसराइल के निकाब में। हत्ता अमेरिकी जहाज भी इस्तेमाल हुए, अमेरिकी असलाह इस्तेमाल हुआ,
अमरीकी डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ, अमरीकी पैसा इस्तेमाल हुआ, और सिर्फ अमरीकी नहीं बल्कि फ्रांस भी उसमें शामिल, जर्मनी भी शामिल, बरतानिया भी शामिल, यूरोप के अक्सर ममालिक शामिल, और मिडल ईस्ट के बहुत सारे इलाकों के वो बेसिस जो उनके हैं वो उसमें यूज हुए। अब इस एतबार से अगर देखें तो ये एक जंग अहजाब थी जिसमें एक तरफ तमाम मुशरिकीन और मुनाफिकीन इकट्ठे थे और दूसरी तरफ एक मुल्क अकेला था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर जब ईमान हो और दुश्मन की शनाख्त के साथ ये जो शहादत का जज्बा है कि भाई अगर मैं काम आ जाऊं तब भी कामयाब हूं, और अगर बच जाऊं और दुश्मन को मारूं तब भी कामयाब हूं, ये जो फलसफे यही फर्क है, यही फर्क है। बिल्कुल सही बात है, यही फर्क है जो बात करें ना कि जो ईमान का जज्बा और जब अल्लाह अकबर कह के दुश्मन पे टूट पड़ते हैं ना, और ये सोच के कि शहादत मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, तो यहाँ पर आगे वाली ताकत जो है वो सरनुगू होती है। राकिब नईम साहब, एक चीज़ और है, अब बहरहाल जंग जीती दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ ने, दोनों मुस्लिम ममालिक ने जंग जीती, इधर पाकिस्तान ने उधर ईरान। हम हमेशा से बड़ी कोशिश रही है बहुत सारे लोगों की कि उम्मत मुस्लिमा में एक इत्तेहाद हो, एक ऐसा ब्लॉक हो जो कि वाकई जो इन्फ्लुएंस भी करता हो। OIC ऑल्दो है, इस दफ़ा के जो OIC का हुआ उसमें इंडिया ने साइन नहीं किए, नहीं सॉरी जो तो शंघाई वाले में साइन नहीं किए। हम हमेशा से तवक्को ये करते हैं कि एक ऐसा इन्फ्लुएंस होना चाहिए इस ब्लॉक का जो कि उम्मत मुस्लिमा का यानी इस्लामिक कंट्रीज़ का जो कि इन्फ्लुएंस करे और अपनी पावर शो करे। अब ऐसी सूरत हाल में जब दोनों जीते हुए ममालिक मुस्लिम हैं, ऐसा कुछ इत्तेहाद आप आगे आने वाले दिनों में देख रहे हैं? देखिए, आगे आने वाले दिनों में इत्तेहाद तो नज़र आ रहा है, लेकिन उस इत्तेहाद की अभी जिहाद कोई वाज़ेह नहीं है। एक बात तो जहन में रखिए कि सेंट्रल एशिया के ममालिक और ईरान और पाकिस्तान ये एक लाइजन में आ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे फ़ारसी बोली जाती है वो एक लाइजन में आ सकते हैं, लेकिन बहुत कैटेगोरिकली मुस्लिम ब्लॉक हमें 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर नज़र आते हैं। एक अरब रियासतों का 18, 19, 20 रियासतों का एक ये ब्लॉक है, दूसरी तरफ हमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई का एक ब्लॉक नज़र आता है, एक पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के ताल्लुकात आलमोस्ट हर मुल्क के साथ बड़े अच्छे हैं। आप देख लीजिए, अरब के साथ सऊदी अरब बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे हो गए, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, तुर्की के साथ भी अच्छे हैं, और जो सेंट्रल एशिया के रास्ते हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सेंट्रल पॉइंट बन के इन तमाम ममालिक को एक जगह के ऊपर जमा कर सकता है, और जिस तरीके से हमने 70 की दहाई के अंदर देखा कि पाकिस्तान के साथ तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे थे, खड़े हुए थे, बिल्कुल इसी तरीके से अब भी ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को 2 महाजों पे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक, इन्हें अपनी जंगी सलाहियत को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जंगें जब होती हैं तो आपकी खुफिया सलाहियतें सामने आ जाती हैं। ईरान की खुफिया सलाहियतें भी सामने आई हैं, पाकिस्तान की भी सामने आ गई हैं। अब जो दुश्मन ममालिक हैं वो अगली जंगें इन खुफिया सलाहियतों को देखते हुए उसकी तैयारी करेंगे, तो पाकिस्तान को और ईरान को आइंदा आने वाला वक्त में इन खुफिया सलाहियतों को और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत होगी और ज़्यादा ताकत हासिल करने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ अगर वो इसी पे बेस करेंगे तो अगले आने वाले जंगों में इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान सेंट्रल पॉइंट बन सकता है, लेकिन इसके लिए इक्तिसादी तौर पर भी इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो सियासी इस्तेहकाम है ये इन्हें लेकर चलना पड़ेगा, और जो बहुत तेज़ी के साथ हुकूमतों का तबादला या बदलाव है वो पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक नुकसानदेह एलिमेंट होगा अगर पाकिस्तान अगर लीड करना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तसलसल चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तरफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, दूसरी तरफ अगर खित्ते की अमन की बात करें, अल्लामा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, अमीन शहीदी साहब, तो ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, दिस इज़ फेयर इनफ कि पाकिस्तान में ये वॉर ख़त्म हो गई, ईरान वाली ख़त्म हो गई, जगह जीत ली, लेकिन अमन उस हद तक मुकम्मल तौर पर या पायदार नहीं होगा जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, गज़ा का मसला हल नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो है वो मुआहिदा इब्राहिमी की दोबारा से बातें शुरू हो गई हैं। तो ज़रा इस पर रोशनी डालें कि इन जंगों के जीतने के बाद अब फ़लस्तीन का मुस्तक़बिल कौन तय करेगा और वहाँ अमन के लिए क्या करना होगा? देखिए, फ़लस्तीन एक मकबूजा सरजमीन की हैसियत रखती है। फ़लस्तीन की जो हैसियत है वो मकबूजा है, जिस पर सहयूनियों ने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आकर कब्जा किया है। फ़लस्तीनी एक कौम है, गज़ा वाले एक कौम है, खान यूनुस वाले एक कौम है, ये सब मिलकर उम्मत का एक हिस्सा है।
जबकि इसराइल में आबाद ये यहूदी ये एक कौम नहीं है, अगरचे उनका मजहब एक है, लेकिन उनमें रूसी हैं, फिनलैंडी हैं, अमरीकी हैं, फ्रांसीसी हैं, बरतानवी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जत्थों की सूरत में वो आए हैं और खुद इसराइल के अंदर रहते हुए भी वो अपनी यहूदी शनाख्त के साथ अपने साबिका मुल्क की शनाख्त को रखते हैं और कहते हैं हम वहां के यहूदी हैं, इसलिए वो एक कौम नहीं है। यही वजह है कि अभी आपने देखा कि इन दिनों 50% से ज्यादा यहूदी इसराइल को छोड़कर भागने पर मुसिर थे और उनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसराइलियों को जिस तरह की हजीमत का सामना इन अय्याम में उठाना पड़ी है, इस तरह की हजीमत उनको पूरी जिंदगी कभी भी उस तरह का सामना नहीं करना पड़ा। और उसके मुकाबले में आप फलस्तीनियों को देखते हैं, फलस्तीनी गुज़श्ता 2 साल से जिस तरह से कट मर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से उनका बच्चा शहीद हो रहा है, खवातीन शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, सहाफ़ी शहीद हो रहे हैं, बिला इम्तियाज तमाम तबकात को निशाना बनाया जा रहा है। उसके बावजूद उनसे अमेरिका कहता है कि तुम्हें हम मिस्र में आबाद करेंगे, उनसे कहा जाता है तुम्हें हम उर्दन में आबाद करेंगे, तुम लोग यहाँ से निकलोगे, जान बच जाएगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारी सरजमीन है, हम कभी भी अपनी सरजमीन का 1 इंच भी किसी को देने को तैयार नहीं है और हम निकलने को तैयार नहीं है। ये है एक कौम, बिल्कुल इसराइली वो कौम नहीं है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि चाहे आप इब्राहिमी अकॉर्ड के तहत, इब्राहिमी उम्मत को इकट्ठा करने के साजिश के तहत या किसी और जरिए से अगर इस खित्ते को इसराइलियों और सहयूनियों के हवाले करना चाहें तो इस खित्ते में बसने वाले मुसलमान फलस्तीनी उसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ये आग इस वक्त बच्चे के सीने में सुलगी हुई है और वो बच्चा कभी भी अपने उन सैकड़ों, हर बच्चे के इर्द गिर्द सैकड़ों शहीदों का खून है, हर बच्चे के इर्द गिर्द उसके खानदान के बड़े बड़े लोगों का खून इस वक्त शामिल है। 1 लाख लोग शहीद हुए हैं, 25,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए हैं, खवातीन शहीद हुई है, कोई मामूली वाकया तो नहीं है। बिल्कुल सही। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस पे ज़रा कमेंट रागिब नईमी साहब के भी ले लूँ। डॉक्टर साहब, अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त ईरान फातेह, पाकिस्तान फातेह, अमन मशरूत है, गाज़ा में भी अमन से, फ़लस्तीन में भी अमन से। मुआहिदा इब्राहिमी को जब ज़िंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसकी लाइट में अब कैसे वहाँ पर अमन हो? देखिए, जो हम इब्राहिम अकॉर्ड देखते हैं वो बेसिकली अमेरिका के ज़ेर असर बहरीन, मराकश, सूडान, UAE, ये 4 ममालिक को अलाइजन लिया गया है कि आप अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर करें। तजारती ताल्लुकात भी होने चाहिए, आपके समाजी ताल्लुकात भी होने चाहिए, आप एक दूसरे के फ़र्दी ताल्लुकात भी होंगे, तस्लीम भी करेंगे, आपके तमाम राब्ते शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि 2020 के बाद जब इब्राहिम अकॉर्ड की बात सामने आना शुरू हुई है और इसके ऊपर इब्तदाई तौर पे अमल दरामद भी शुरू हो गया है, तो उसके बावजूद गज़ा के इस वाक़े ने जो गुज़श्ता 2 साल से चल रहा है, इब्राहिम अकॉर्ड को खटाई में डाल दिया है। अब ये लोग यानी ये चारों ममालिक उसके ऊपर उस तरीके से अमल नहीं कर पा रहे जिस तरीके से सोचा गया था कि इनकी परवाज़ें भी शुरू हो जाएंगी, सफारतखाने भी कायम हो जाएंगे, क्योंकि बहरहाल प्रेशर है इन ममालिक के ऊपर कि एक तरफ गज़ा के मुसलमानों के साथ ये सलूक किया गया है, तो दूसरी तरफ 4 मुसलमान ममालिक वो इसराइल को तस्लीम भी कर लें और मान भी लें। मेरा नहीं ख्याल कि इब्राहिम अकॉर्ड आगे मज़ीद चल सकेगा। अगर कहीं पर दबाव आता भी है तो वो दबाव कोई बहुत दबाव नहीं होगा और इस्लामी ममालिक उस दबाव को बर्दाश्त भी करेंगे और वो इस तरह इसराइल को अलल ऐलान कबूल नहीं करेंगे जिस तरीके से कबूल करने की पहले बर्दाश्त भी करें, लेकिन रोल प्ले करने की भी ज़रूरत है इस वक्त कि फ़लस्तीन में अमन हो, बिल्कुल अमन हो। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रागिब नईमी साहब का, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और इसके साथ साथ अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुसलमान जंग लड़ता है तो वो जज्बा ईमानी के साथ लड़ता है और वो इसी तरह से वो कुफार पे गालिब आता है। अमन हुआ अच्छी बात है, लेकिन मुकम्मल अमन के लिए, ख़ित्ते में मुकम्मल अमन के लिए, आगे बढ़ने के लिए फ़लस्तीन में भी अमन की ज़रूरत है। तो जहाँ मुस्लिम उम्मा का एक किरदार उभर कर सामने आया है एक फ़ातह की सूरत में, तो अब उनको इतनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कम से कम अपने असर व रसूख इन जगहों पर फ़लस्तीन में अमन के लिए इस्तेमाल करना होंगे। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो ज़रा ब्लॉक्स का भी बड़ा चर्चा था कि अब ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, कौन कौन से रीजन्स में, किन किन ममालिक में कौन आने वाले वक्त में किसके साथ खड़ा होगा, और अब जो
आलमी पोजीशन है, जंगें जीतने के बाद क्या होगी, वहाँ पर हारने के बाद क्या होगी, ख़ित्ते की पोजीशन क्या होगी, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि इस तरह 2 जंगें हुई, दोनों जंगें जीती, एक जंग पाकिस्तान ने जीती, एक जंग ईरान ने जीती। और दोनों मिथ जो होती थी कि जी भारत इस इलाके का चौधरी है और इसराइल के आगे कोई मुल्क खड़ा नहीं रह सकता, दोनों मिथ को सत्यानाश कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी। अब ज़रा उससे बढ़कर आगे डिबेट हम करने हैं, क्योंकि जो इससे पहले भी बात होती थी कि नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, किस रीजन में कौन सा मुल्क किस जगह पर खड़ा होगा। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो जंग जीतने के बाद यकसर मुख्तलिफ हो गई है। लाइकवाइज ईरान जीता हुआ, एक जंग जीता हुआ मुल्क है, उसकी पोजीशन मुख्तलिफ होगी। तो अब जो हम आने वाले दिनों में ये चीज़ देखेंगे, दुनिया का अगर हम ताकत के तवाज़ुन के हवाले से बात करें या दीगर, तो इनकी पोजीशंस क्या चेंज होने जा रही हैं। हमारे साथ ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, और डिफेंस एनालिस्ट हैं। इसी के साथ अली सरवर नकवी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CISS, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जनरल साहब, आपसे ज़रा इस बात का आगाज़ करती हूँ कि ये जो अपोजिशंस हैं जो कहते थे ना कि भारत तो इलाके का चौधरी है, इसराइल के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, अब ये मिथ तो ख़त्म हो गई। अब जंगे जीतने के बाद जो ईरान की पोजीशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ा, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसकी आलमी सतह पर क्या फ़र्क पड़ा? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जो तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग और ये दूसरी जंग का आपने जिक्र किया इसराइल और ईरान की, इसमें जो 2 बातें क्लियर हुई है ना, बिल्कुल साफ, जिसमें अब कोई शक नहीं रहा पाकिस्तान को, ईरान को और बाकी भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, कि हमें ये पता चल गया कि हमारे दोस्त कौन हैं जो वक्त पर काम आने वाले हैं, और कौन वो लोग हैं जो सिर्फ जुबानी कलामी दोस्त हैं, और कौन वो लोग हैं जो दोस्त नहीं हैं बल्कि दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं। तो अब ये बात हमें भी बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में दोस्त दुश्मन की पहचान होती है, अदरवाइज भी। तो वो कहते हैं चलो इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचानेंगे। तो शायद पहचान जो लोग जानते थे इन सारे मामलात को, जैसे हमारे मोहतरम नकवी साहब भी हैं, हम तो इन चीज़ों को पहले भी बहुत अरसे से कह रहे थे। ये अलग बात है कि साफ ज़ाहिर है कि मैं चूँकि साफ ज़ाहिर है इतना इन मामलात में, डिप्लोमेटिक मामलात में ज़्यादा राय नहीं दे सकता नकवी साहब के मुकाबले में। हमेशा हमें ये कहा जाता था कि बैलेंस करें, चीज़ों को बैलेंस करें। तो मुझे ऐसे लग रहा था, मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि बैलेंस मुमकिन नहीं है। बैलेंस जब तक हमने किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब एक बड़ा अच्छा जो पिछले 15-20 दिनों में हुआ है कि फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, तो वो ऐसे हमें लग रहा है कि शायद एक बैलेंस कायम हो रहा है। लेकिन मेरे अपना खदशा मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, जो मुल्कों के अपने इंटरेस्ट हैं और जो उनकी सरिश्त है उसको वो नहीं छोड़ते। ये आपके ये इस जोन में ना पड़ जाए कि चूंकि एक आओ भगत हुई है और थोड़ा सा आपको नरमी नजर आई है, ना भाई ना, ये वही शख्स है जिसने बातों में लगाया हुआ था ईरान को, फिर हमला कर दिया था। ये वही शख्स ट्वीट की थी, 2 हफ्ते का टाइम लिया था। ये वही शख्स है जिसने कहा था मैं 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते देता हूँ, और दूसरे दिन हमला कर दिया था। तो ये खैर, लेकिन आई एम श्योर कि हमारे डिप्लोमेट्स को भी ये बातें मालूम है, उनको भी मालूम है। एक बात जो दूसरी बात ये है कि हमें किसी और पराई जंग में कूदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो झगड़ा है चीन और अमेरिका का, इससे अपने बिल्कुल पहलू तही करके रखें, और हमें बिल्कुल अंदाजा होना चाहिए कि हमें अगर रुख करना है तो किसकी तरफ करना है, कौन हमारे साथ खड़ा हो गया था और कौन हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हो रहा शुरू में। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब पाक भारत जंग का आगाज हुआ था तो यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो कहते थे कि हमने क्या करना है, दोनों मुल्क हैं, लड़ते रहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन बेसिकली तो वो भारत को रेस्क्यू करने आए थे ना, कि जाहिर सी बात है जिस तरह से भारत उससे पिट रहा था। लेकिन उसके साथ साथ ज़रा फरमाइएगा अली सरवर नकवी साहब, क्योंकि अब ये भी है कि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान भारत की जगह होता, अल्लाह ना करे, और भारत जीत रहा होता तो शायद ये चीज़ इस तरह से मीडिएटर का रोल अमेरिका अदा नहीं करता। एक मिथ ये भी है, मिथ तो नहीं लेकिन कहा यह जा रहा है, एक एंगल ये भी है कि जी जो इस सब मेहरबानियाँ हैं अमेरिका की, उसके पीछे क्या है,
क्या ये हमें चाइना से दूर करना चाह रहा है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है? जो नए ब्लॉक्स की खबरें थी उस पर ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये सारी बातें सब कुछ इसमें इसी तरह है, और बहुत से हर इवेंट में, हर सिचुएशन में कोई एक फैक्टर नहीं होता है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ फैक्टर्स। तो तब एक जाल होती है, बहुत से उसमें असबाब होते हैं। उस जाल में हमें अपना मफाद देखना होता है, हमें अपने अप्रोच को शेप करना होता है, उसको शक्ल देनी होती है। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरे ये कि जनरल साहब ने सही कहा है कि अमेरिका ये वही अमेरिका है जो कि पहले ट्रम्प साहब जो हैं वो 2018 में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरी बातें कि दोगले हैं, धोखेबाज हैं, पैसे खा गए हैं, उसका कुछ नहीं नतीजा निकला है। तो दिस इज द ट्वीट ही हैड मेड, ये एक ट्वीट उन्होंने लिखा था। तो हमें ये सब याद रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि उनका रवैया बहुत मुस्बत है और हमारे फायदे में, हमारे फेवर में है, क्योंकि वो हमारे से ताल्लुकात चाहते हैं। जो फील्ड मार्शल साहब को रिसेप्शन मिला, अनप्रेसिडेंटेड, किसी भी आर्मी चीफ को आज तक अमेरिका में ये रिसेप्शन नहीं मिला कि व्हाइट हाउस में लंच हो रहा है, मुलाकात 2 घंटे की हो रही है। ये बातें तो कभी पहले हुई भी नहीं है। तो उस लिहाज से अमेरिका का रुझान हमारी तरफ कहीं बेहतर हो गया है। और वो क्यों हुआ है? वजह उसकी यह है कि अपनी साख मनवाई है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। आपने एयरफोर्स आपकी जो है उसने ऐसा कारनामा दिखाया है, उसने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है कि भारत भी पीछे हट गया और रुक गया। अगर पीछे नहीं हटा, रुक गया और आगे कुछ नहीं कर पाया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज उसी वक्त होती है जब आप अपनी ताकत दिखा पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखा पाते हैं। एक ये। दूसरे, आपने ब्लॉक्स की बात की है। वो देखिए, ये 21वीं सदी में मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि ब्लॉक्स अब नहीं बन रहे उस तरह के ब्लॉक्स जैसे पहले हुआ करते थे कि वो अलायंसेस हैं और वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अंडरमाइन कर रहा है। आजकल बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, बहुत एक खुली फिजा है या एक माहौल है जिसमें कि हर शख्स अपने वफाद को आगे बढ़ा रहा, हर मुल्क अपने वफाद को आगे बढ़ा रहा होता है। तो पाकिस्तान को अपने कौमी मफाद को आगे बढ़ाना है और हमें उसके हिसाब से, अब चीन से हमारी दोस्ती है, बहुत अच्छी पुरानी दोस्ती, सारे ममालिक से अगर अमेरिका हमें उससे हमारे हक में बेहतर है। अलग करना चाहता है तो वो हम अमेरिका के कहने पे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, लेकिन हम अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जनरल साहब, ये जो इब्राहिमी अकॉर्ड था 220 का, इस पे दोबारा से अब बातें होना शुरू हो गई हैं। जो ईरान की जंग को ईरान भी कहता है हमने तो ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की थी, वाया कतर जो है वो ट्रंप ने सीज़ फायर कराया। इसी तरह से पाकिस्तान कहता है हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, भारत ने रिक्वेस्ट की थी। बहरहाल ये अलग हो गया, ये मामला भी यहाँ पे सेटल हो गया। नोबेल प्राइज़ के को एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ट्रम्प साहब। लेकिन उसके बाद ये जो अकॉर्ड, इब्राहिमी अकॉर्ड की अब जो बातें हो रही हैं, क्या ऐसा कोई प्रेशर भी आने वाले दिनों में बिल्ड हो सकता है कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बने और इसराइल को तस्लीम करे? देखिए, पाकिस्तान का तो एक तो पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि जब तक सऊदी अरब कोई बात नहीं मान लेता, चाहे वो तस्लीम करने की हो इसराइल को या अब्राहम अकॉर्ड की बात हो, उस वक्त तक तो पाकिस्तान पे प्रेशर कम है, बिकॉज पाकिस्तान ने हैज किया हुआ है अपने आप को। और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है जो कि प्रिंसिपल मौक़िफ़ है कि अगर फ़लस्तीन को एक अलग रियासत, जो कि UN की करारदादें भी हैं और अमेरिका ने भी एक ज़माने में माना हुआ है
कि ये दो रियासतों वाला जो असूल है, अगर उनको अलग जिसमें वो खुद सेल्फ गवर्न उनको रियासत मिलती है, तो उसके बाद पाकिस्तान तो कुछ भी शायद मेरा ख्याल है कि कंसिडर कर सकता है। उस वक्त तक तो ये दो चीजें, दो ऐसे बड़े हर्डल हैं जो हायल हैं। नंबर वन कि जब तक, और अब तो गाजा भी है ना, वहां पर आप जुल्म सितम की इंतहा देखें जहां तक पहुंची हुई है, वो जब तक बंद नहीं होती, फलस्तीनियों को अलग मुल्क नहीं मिलता जिसको वो खुद गवर्न करें, उस वक्त तक पाकिस्तान अपने असूली मौके पर कायम रहेगा। और उस वक्त तक मेरा ख्याल सऊदी अरब भी नहीं मानेगा। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान जब तक इसमें शामिल नहीं होते, अब्राहम अकॉर्ड जो है उसका इतना फायदा नहीं होगा। ये जो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सही फरमा रहे थे एक्सीलेंसी नकवी के, आजकल वो उस किस्म के ब्लॉफ का जमाना नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स अलाइनमेंट्स आपको पता है, मेरे अपने ख्याल में, आई कैन बी रॉन्ग, कि ये जो हमने OIC के ऊपर काफी तकिया किया हुआ है, वो ठीक है, वो तंजीम अपनी जगह कायम रहे, लेकिन वहां पर कुछ मुल्कों ने अपनी इजारादारी इस तरीके से बना ली है और उन मुल्कों के ऊपर इन्फ्लुएंस ऐसे मगरबी मुल्कों का है कि वो काम करने से कासिर हैं। तो मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, जैसे कि पहले RCD था, इसमें आप अफगानिस्तान को शामिल करें, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री शामिल करें, और बाद में आप मलेशिया और इंडोनेशिया को भी देख सकते हैं। ये अपना एक और अलाइनमेंट बनाए जिसमें बेशक आप मुसलमान नाम ना रखें, लेकिन कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाला नाम रखें, जैसे RCD था या कुछ और। इसकी अशद जरूरत है, क्योंकि देख लें, हम सबको इन्होंने अगर 20-22 मुल्कों को एक एक करके मारा है और कुछ को अपने साथ मिला लिया है, तो ये 4-5 रह गए, ये किस खेत की मूली है? ये क्यों नहीं इस बात को समझते कि उनकी बारी भी आने वाली है? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जनरल साहब ने। अली सरवर साहब, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि आप OIC ना सही, मतलब कोई इस्लामी कोई इत्तेहाद ना सही, लेकिन एक ऐसा इत्तेहाद और बनाने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है? तो क्या हम समझे OIC का नाकामी है ये वजह कि हमें एक और इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है, या फिर ये सिर्फ मुस्लिम उम्मा तक ना रहे महदूद? या ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक चीज अंग्रेजी में कहते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो हम ये सारे ममालिक जिनका जिक्र हुआ है, जैल साहब ने बताया है, वो सब लाइक माइंडेड हैं। हम तुर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि ये लाइक माइंडेड हैं। इनकी सोच काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती है, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें इकोनॉमिक अलाइनमेंट करनी चाहिए। और हम जो पुराने ब्लॉक्स हैं, यानी पुरानी अलायंसेस हैं, जैसे कि OIC की हैं, वो इतनी कारामद नहीं साबित हुई हैं, तो हम उससे डिसोसिएट तो ना हों, लेकिन हम उसको फिर उतनी अहमियत ना दें, क्योंकि और ममालिक भी उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहे। OIC के बनने में भी पाकिस्तान का रोल है। 1969 में जब रबात में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मूविंग फिगर्स, वन ऑफ द मूविंग कंट्रीज विच जो उसने के इसको कायम किया था। और उस जमाने में एक मूवमेंट थी, हम अरब ममालिक, हमारे जो दो भाई हैं, हमारे भाई जो है ना, उनकी बड़ी अजबी मुझे बात लगती है कि वो चाह रहे थे भारत भी उसका मेंबर बन जाए, जो कि हमने अपोज किया। और हमारा सदर जो है वो होटल के कमरे में बैठा रहा और नीचे कॉन्फ्रेंस में नहीं गया जब तक भारत का मामला बिल्कुल खत्म ना किया गया हो। तो पाकिस्तान प्लेड ए वेरी की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ OIC। लेकिन अब हमें ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इनकी अलाइनमेंट्स, इनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, और हमें कंसल्टेशन करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, इकोनॉमिक मैटर्स। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जनरल साहब, आप तो डेफिनेटली इस बात से वाकिफ़ हैं कि कुछ साल पहले तक पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात थे वो कोई मिसाली नहीं थे। ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी होती थी, बल्कि जो भारत की नेटवर्किंग है या नेक्सस आप कह लीजिए, भारत के लिए रॉ के लिए इस्तेमाल होती थी। और फिर ये चेंज कब आया? इसको हम अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट की हम अपनी जीत कह सकते हैं, क्या है? किस तरह से चेंज आया? अब आने वाले दिनों में जब भारत की जंग मुसल्लत पाकिस्तान पे हुई तो ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ, और उसी तरह फिर हम
ईरान के साथ खड़े हुए, तो अब ये ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ही आगे जाके गामजन होंगे। वो कौन सा पॉइंट था जिस पे ये चेंज आया? ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और चेंज आने की वजह यह है कि रॉ के वो एजेंट जो कि ईरान में काम कर रहे थे, वो पहले भी ईरान को कुछ उसका इंडिया था, लेकिन इस जंग में, इसराइल और ईरान की जंग में जो उन्होंने रोल प्ले किया वो बिल्कुल इसराइल के हक में था और ईरान के खिलाफ था। ईरान में रहकर वो ये काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने पकड़ा है। तो मैं हमेशा से ये कहता रहा, अगर आपने पुराने प्रोग्रामों में मुझे देखा हो, मैं ये कह रहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक आर्टिफिशियल वो खड़ा किया गया स्टैंड ऑफ। इसी तरीके से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान आर्टिफिशियल स्टैंड ऑफ खड़ा किया गया है, जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे जिसके अनुसार है, और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये जैसे ये दो जंगों ने मिस इन्फॉर्मेशन की मिस्ट को खत्म किया है, बादल छटे हैं, हमें नजर आने लग गया है, उनको भी नजर आया है। अब मेरा ख्याल है कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, और ये ममालिक जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये समझ जाएंगे कि हमें लड़ाने वाले कौन हैं और उनके मकासद क्या हैं। तो ये वजह है जो आप पूछ रही है ना कि कैसे ये इस चीज का पता चला, क्योंकि तो ईरान ये की मेरा ख्याल सरजमीन है ये इस्तेमाल मामला होती है। रही है पाकिस्तान के खिलाफ जी बिल्कुल। माजी में। अच्छा, आप अली ज़रफ़ी साहब आप भी ज़रा फरमाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है भारत का जो रोल था और भारत ईरान की जंग में खुलकर सामने आ गया कि वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान और ईरान जो है वो एक दूसरे से करीब आ गए। चाइना और पाकिस्तान का जो रोल था वो हमारे सामने था, फिर चाइना रशिया ईरान के साथ खड़े हो गए। तो ये जो ताल्लुकात पर मबनी जो सिचुएशन है उसमें क्या बेहतरीन और अहम तरीन तब्दीली आई है ममालिक के आपसी ताल्लुकात में इन जंगों के बाद? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा बुनियादी तनाज़ा नहीं है। वी डोंट हैव ए बेसिक टेरिटोरियल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम विद ईरान। हमारे जो हमारे यहाँ आपस में जो जरा थोड़ी सी तलखी होती थी वो बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से होती थी। हम लोग दोनों बॉर्डर मैनेजमेंट अपनी ठीक नहीं कर पाए, और इस वजह से वहाँ जो छोटी मोटी चपकरेश होती थी वो नेशनल लेवल पे रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो ईरान से हम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईरान के लिए ये बहुत बड़ी अवेकनिंग है, एक उनको उजागर हुई है, उनके लिए उनके सोच में एक नई एक नया फैक्टर, एक नया आंसर वो ये है कि भारत उनका खैरखा नहीं है, और भारत के रॉ के एजेंट्स ने जो रोल अदा किया है वो ईरान में जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हुई हैं उसमें भी भारतीय इन्वॉल्व हैं, इंडियंस इन्वॉल्व हैं। जो वहाँ पे ये जो मोल्स हैं जिसकी वजह से वहाँ टारगेटिंग किलिंग्स हुई हैं साइंटिस्ट की, मिलिट्री लीडर्स की, वो सब ये लोग भी थे। तो वो फिर दूसरे अफगानिस्तान से भी मैं समझता हूँ दुरुस्त है बात कि हम अफगानिस्तान से भी अपने मामला इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी अब रियलाइज कर रहे हैं, एहसास उनको भी हो गया है कि पाकिस्तान से बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हम थैंक यू सर, मेरे पर टाइम थोड़ा सा कम है। जनरल साहब कोई ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, क्योंकि बातें ये हो रही थी कि इंडिया दोबारा से तैयारी कर रहा है और वो कोई एक और मिस एडवेंचर में जा सकता है। आपको ऐसी कोई फील है? जैसा कि आपने ये सवाल पूछा, देखें इंडिया ने न्यू नॉर्मल खुद शुरू किया है। जब ये पहलगाम का मामला हुआ तो उन्होंने बगैर किसी सबूत के हमारी तरफ उंगली खड़ी की और हमला कर दिया। अब चूंकि आपने देखा कि परसों ही हमारे 13 जवान और शहीद हुए, इससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस का मामला था, हमारे पास तो सबूत मौजूद हैं कि रॉ ने ये काम किए हैं, उनके पीछे वो है। तो मेरी ज़ाती राय है, साफ ज़रा हुकूमत ने फैसला करना है। अब हमारे पास हक है कि हम उसका बदला उतारें, और ये चूंकि न्यू नॉर्म उन्होंने शुरू किया है कि टेररिज्म अटैक के जवाब में आप नॉर्मल हमला कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास अब ये हक हासिल है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम जब चाहें और जहां चाहें हमला कर सकते हैं, और ये हमला दफाई नौयत का होगा, क्योंकि हमला हमारे ऊपर ये हुआ है जो जाफर एक्सप्रेस का हुआ है, जो इसका जवाब तो हमने ज़रूर देना है। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने रवैये में तब्दीली करनी चाहिए कि आपने चूंकि ये शुरुआत की है, तो अब हम भी
इस चीज़ का हक रखते हैं, और ये हमें सरेआम ये बात कहनी चाहिए कि अब अगर आप ये हमले ऐसे करेंगे, हम इसका जवाब जिस तरीके से भी चाहेंगे आपको देंगे और ज़रूर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब आपका भी, अली सरवर नकवी साहब आपका भी। और बात कर रहे थे कि जंगों के बाद जो जंगें जीते हुए ममालिक होते हैं उसको दुनिया भर में सराहा भी जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है और किया भी गया, और उसके बाद उनकी जो पोजीशन है उस खित्ते में वो यकीनन मुख्तलिफ होती है, और इसी तरह से जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उनकी नौयत भी चेंज हो जाती है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।